हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। शुरू करें आज का सेशन। आज का हमारे डेली करंट अफेयर, यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं 3 दिसंबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को आराम से सुनिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है और एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर है, तो आने वाली एग्जाम में हमको यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। एंड तक देखिए। पीडीएफ और मॉक टेस्ट क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन को आप चेकआउट कीजिए, वहां पर आपको मिल जाएगा। डेली करंट अफेयर की आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी और डेली करंट अफेयर का मॉक टेस्ट भी आप एप्लीकेशन पर जाकर लगाइए। हम चलते हैं आज के करंट अफेयर के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत और मालदीव के बीच में सैन्य अभ्यास एक्वेरिन के 14th एडिशन का आयोजन कहां किया जा रहा है। तो पहली चीज तो हमको यह पता होना चाहिए कि एक्वेरिन जो एक्सरसाइज है किन दो देशों के बीच में आयोजित की जाती है। तो यह आयोजित की जाती है इंडिया और मालदीव के बीच में। यह इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाती है क्योंकि मालदीव के साथ पिछले 1-2 साल से हमारे जो रिलेशन है वो काफी हद तक तनाव में देखने को मिल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट में हैं। इसीलिए ऐसे वक्त में जब एक्वेरिन का आयोजन किया जा रहा है तो यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो इंडिया और मालदीव के बीच में अभ्यास एक्वेरिन के 14th एडिशन का आयोजन किया जा रहा है भारत के केरला में। केरला का जो तिरुवनंतपुरम है, यहां पर इंडिया और मालदीव के बीच में आयोजित किया जा रहा है एक्सरसाइज एक्वेरिन को। एक बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है, दोनों देशों की सेनाओं के मध्य में इसका आयोजन किया जाता है। दोनों देशों की सेना के मध्य में एक तो इंसर्जेंसी को कंट्रोल करने के लिए, उग्रवाद जैसी समस्या को कंट्रोल करने के लिए और एंटी टेररिज्म ऑपरेशन के तौर पर यह मिलिट्री एक्सरसाइज आयोजित की जाती है। अभी यह 2 तारीख को कल शुरू हुई थी और 15 दिसंबर तक केरल के तिरुवनंतपुरम में इसका आयोजन किया जाएगा। कौन सा एडिशन है? 14th एडिशन है दोनों देशों के बीच में। ठीक है। वैसे 3 एक्सरसाइज दोनों देशों के बीच में आयोजित की जाती है, इंडिया और मालदीव के बीच में। एक है हमारे पास एक्वेरिन, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, बायलैटरल एक्सरसाइज। एक है एकाथा, बायलैटरल एक्सरसाइज है ये भी, और एक दोस्ती एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है, लेकिन इसमें इंडिया और मालदीव के अलावा श्रीलंका भी ज्वाइन करता है। तो ये दोस्ती नाम की एक एक्सरसाइज है जो कि इंडिया, श्रीलंका और मालदीव के मध्य में आयोजित की जाती है। यहां पर एक्वेरिन की बात हो रही है। मिलिट्री एक्सरसाइज हर साल आयोजित होती है और इसकी शुरुआत की गई थी 2009 में। कोविड के कारण 1-2 साल इसका आयोजन नहीं किया गया, तो 2025 में जो आयोजित की जा रही है केरला के तिरुवनंतपुरम में 14th एडिशन है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, क्लियर। आगे, 8वीं बिहार विधानसभा में चुने गए स्पीकर प्रेम कुमार किस सीट से एमएलए है? एमएलए या विधायक, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि अभी बिहार में 8वीं विधानसभा का इलेक्शन हुआ था। 243 सीटें हैं बिहार की विधानसभा में और यहां पर एनडीए जो कि बीजेपी और उसके अलायंस से, मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम से जाना जाता है। बीजेपी और उसका जो गठबंधन की पार्टीज है वो एनडीए के नाम से जानी जाती है। तो एनडीए ने 202 सीटें अपने नाम की, और क्योंकि एनडीए के पास बहुमत है तो नीतीश कुमार एक बार फिर से 10वीं बार बिहार के सीएम बने हैं। और अब फाइनली बिहार की विधानसभा में स्पीकर के रूप में निर्वाचित किया गया है प्रेम कुमार को। अच्छा, स्पीकर को निर्वाचित किए जाने की प्रोसीजर पता है क्या आपको? विधानसभा में बहुमत के आधार पर स्पीकर को अपॉइंट किया जाता है। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि एनडीए के पास जब बहुमत है तो ये जो स्पीकर होंगे वो भी किसके होंगे? एनडीए के होंगे, है ना। तो प्रेम कुमार स्पीकर बने हैं, बिहार की विधानसभा अध्यक्ष बने हैं, जो कि बिहार में गया सीट से एमएलए है। बिहार के गया से एमएलए है प्रेम कुमार। तो ये इलेक्ट हुए हैं स्पीकर, विधानसभा के अध्यक्ष। इंडियन पॉलिटिशियन, बिहार के गया से संबंधित है और गया से ये 9वीं बार एमएलए बने हैं इस साल। बिहार असेंबली के 18वें स्पीकर, विधानसभा अध्यक्ष बने हैं प्रेम कुमार। नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार से देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, वो कहीं से भी इलेक्शन लड़के अभी नहीं आए हैं, मतलब विधानसभा में इलेक्शन लड़के नहीं आए हैं। वो विधान परिषद से मेंबर है। 2024 से 2030 तक का उनका कार्यकाल है नीतीश कुमार का बिहार की लेजिस्लेटिव काउंसिल में।
तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हैं नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार वर्तमान में सीएम हैं बिहार के 10वीं बार। तो अगर हम यहां पर प्रेम कुमार की बात कर रहे हैं, जो कि विधानसभा स्पीकर बने बिहार में, ये पहले मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग के रूप में काम कर चुके हैं। अलग अलग मिनिस्ट्री इन्होंने होल्ड किए पहले भी, और अब विधानसभा के अध्यक्ष बने। ओके, तो प्रेम कुमार यहां पर क्लियर हो जाते हैं हमको। अगर हम बिहार गवर्नमेंट के अदर पोर्टफोलियो देखते हैं, डिपार्टमेंट देखते हैं किसको क्या क्या मिला, तो नीतीश कुमार होगा चीफ मिनिस्टर। इसके अलावा विजिलेंस और इलेक्शन डिपार्टमेंट भी नीतीश कुमार के पास है। डिप्टी सीएम बिहार में दो हैं, एक है सम्राट चौधरी और एक है विजय सिन्हा। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है और होम अफेयर भी इन्हीं के पास है, मतलब गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के पास है। डिप्टी सीएम दूसरे जो हैं विजय सिन्हा, इनके पास रेवेन्यू और लैंड रिफॉर्म और माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री भी विजय सिन्हा के पास है। तो ये मेन मिनिस्ट्री है। होम मिनिस्टर भी पूछे जा सकते हैं, तो हमको याद रखना पड़ेगा बिहार विधानसभा में सीटें कितनी हैं, 243। एनडीए जीत कर आया था 202 और महागठबंधन जीत के आया था 35 सीट। अगर हम सेपरेट करते हैं पार्टीज को, तो सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी जिसने 89 सीटें जीती। जनता दल यूनाइटेड जेडीयू जो कि नीतीश कुमार वाली पार्टी है, 85 सीटें इन्होंने जीती। राष्ट्रीय जनता दल जिसे आरजेडी कहा जाता है, तेजस्वी यादव की पार्टी, 25 सीटें इन्होंने जीती। और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान जो कि चिराग पासवान के पास है, 19 सीटें इन्होंने अपने नाम की। तो मोटे तौर पर बिहार से जो क्वेश्चन बन सकते हैं विधानसभा इलेक्शन के, वो मैंने आपको यहां पर बता दिए। भारत का पहला राष्ट्रीय कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहां बनाया जाएगा? इंडिया का पहला नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर यह बनाया जा रहा है अंडमान निकोबार आइलैंड पर। अच्छा, कोरल रीफ को प्रोटेक्ट किया जाना इस कोरल रीफ रिसर्च सेंटर का मुख्य उद्देश्य। कोरल रीफ पर रिसर्च की जाएगी और साथ ही साथ उनके कंजर्वेशन के लिए काम किया जाएगा। कभी आपने अगर ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ना, और ग्रेट बैरियर रीफ कभी आपको ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने को मिला होगा। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में ग्रेट बैरियर रीफ जो है ना, वो कोरल की ही एक संरचना है। कोरल रीफ है जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में एक बहुत बड़ी संरचना है। अगर आप देखेंगे समुद्र में, कभी आपने स्ट्रक्चर देखा होगा इस तरीके से, आपको समुद्र के अंदर बहुत सारी रंग बिरंगी चट्टानें देखने को मिलती है, यही कोरल रीफ होती है ना। तो इनके प्रोटेक्शन के लिए, इन पर रिसर्च के लिए नेशनल कोरल रीफ रिसर्च इंस्टीट्यूट को अंडमान और निकोबार आइलैंड पर बनाया जा रहा है। कोरल रीफ को मॉनिटर करना, उन पर रिसर्च करना, उनके कंजर्वेशन के लिए काम करने के लिए यह इंस्टीट्यूट काम करेगा। टोटल 120 करोड़ की लागत आई है इस सेंटर को बनाने में, 120 करोड़ रुपए की लागत आएगी और फाइनली इसे साउथ अंडमान में बनाया जाएगा, अंडमान निकोबार आइलैंड पर। 120 करोड़ रुपए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत इसका निर्माण किया जा रहा है। क्या काम करेगा? कोरल रीफ को मॉनिटर करेगा, कोरल रीफ पर रिसर्च करेगा, उसके कंजर्वेशन के काम करेगा। ये मैं आपको बता चुका हूं। कोरल रीफ इजी वे में समझें कि क्या होता है, तो समुद्र के अंदर रंग बिरंगी चट्टानें आपने देखी होगी, ऐसी संरचनाएं देखी होगी, वही कोरल रीफ है। एक जीव के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है जिसका नाम है कोरल पॉलिप्स। ये छोटे छोटे समुद्री जीव होते हैं, कोरल पॉलिप्स इन्हें कहा जाता है। एक्चुअल में जो कोरल पॉलिप्स है ना, ये एक पदार्थ को निकालते हैं जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट जब लाखों की संख्या में ऐसे जीव इकट्ठा होते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट लगातार निकालते रहते हैं, तो ये पूरा बंच बनता जाता है और एक प्रकार की चट्टान जैसी परत बन जाती है समुद्र में। काफी फायदेमंद है, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब लाखों करोड़ों पॉलिप्स मिलते हैं तो धीरे धीरे वो ऐसे प्रवाल भित्तियों का निर्माण करते हैं, कोरल रीफ का निर्माण करते हैं। आपको पता है समुद्र की रेन फॉरेस्ट कहा जाता है कोरल रीफ को, क्योंकि काफी सारी समुद्री स्पीशीज का घर होता है। बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत जरूरी है।
काफी सारे जीव जंतु, मछली, ये कोरल रीफ में रहते हैं। अगर कोरल रीफ नहीं रहती है तो काफी सारी प्रॉब्लम भी आ सकती है, जैसे एक तो बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट होगी, काफी सारी स्पीशीज खत्म हो जाएगी। इसके अलावा समुद्र में जो लहरें उठती है ना, उनसे किनारों को प्रोटेक्ट भी करती है कोरल रीफ। और अदर चीजें देखें तो इन क्षेत्रों में मत्स्य पालन को बहुत बढ़ावा मिलता है, क्योंकि जो मछुआरे होते हैं ना, उनको यहाँ पर स्पीशीज काफी सारी मछलियां हैं, तो उनको पकड़कर जीवन यापन या एक बिजनेस के तौर पर भी जो मछुआरे हैं उनको फायदा मिलता है। तो काफी सारे फायदे हैं कोरल रीफ को प्रोटेक्ट किए जाने के। ओके, तो कोरल रीफ कोस्ट लाइन को ओशियन वेव से भी प्रोटेक्ट करता है। फिशरीज बहुत इंडस्ट्री को बूस्ट देता है, क्योंकि फिश की पॉपुलेशन ऐसे क्षेत्रों में बहुत ज्यादा होती है। तो आई होप आपको रिसर्च सेंटर क्यों स्थापित किया जा रहा है समझ में आ गया होगा। और ऐसा पहला रिसर्च सेंटर, नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर, कहां पर स्थापित किया जा रहा है इंडिया का? तो ये अंडमान निकोबार में स्थापित किया जा रहा है। ऑफर ऑफ द डे आप सभी के लिए है, स्पेशली सिविल सर्विसेज के एग्जाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो यहां पर इंटरनेशनल रिलेशन की क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीएससी, स्टेट पीएससी में जो इंटरनेशनल रिलेशंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस में, उसके लिए आप इस रिकॉर्डेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही इजी वे में पूरे इंटरनेशनल रिलेशंस को यहां पर समझाया गया है। फॉरेन पॉलिसी आपको पढ़ने को मिलेगी, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे, और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है इन सब चीजों का, उसके बारे में आपको यहां पर पता चलेगा। तो काफी अफोर्डेबल प्राइस में अभी के लिए आप इसे ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है। रिकॉर्डेड बैच है सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट के लिए, तो आप यहां पर क्लिक करके डायरेक्ट इसे ज्वाइन कर सकते हैं। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मैंडरिन ऑरेंज को हाल ही में जीआई टैग दिया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? तो मैंडरिन ऑरेंज एक ऑरेंज की प्रजाति है ना, एक संतरे की प्रजाति है जो कि स्पेशली उगाई जाती है वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में। विटामिन सी बहुत ही भरपूर मात्रा में होता है, और इसकी विशेषता है कि ठंडे प्रदेशों में ही यह देखने को मिलता है। अगर हम हिमालयन रेंज की बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में मूल रूप से मैंडरिन ऑरेंज को उगाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा आंसर डी, वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग के है मैंडरिन ऑरेंज, जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। 2022 में इसके लिए अप्लाई किया गया था, अब 2025 में फाइनली इन संतरों की प्रजाति को जीआई टैग दिया गया। आपको पता है इंडिया में जो सबसे पहला बार जीआई टैग दिया गया था वो भी दार्जिलिंग के ही प्रोडक्ट को दिया गया था। क्या थी? दार्जिलिंग की चाय। 2004-2005 में दार्जिलिंग की चाय पहला प्रोडक्ट था इंडिया में जिसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया था। और अब फाइनली दार्जिलिंग के मैंडरिन ऑरेंज को भी जीआई टैग से सम्मानित किया गया। देखिए अभी जो रिसेंटली जीआई टैग मिले हैं वैसे तो काफी सारे हैं, लेकिन यहां पर 3 आप याद रखिएगा, ये हमको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। एक हमने ट्रेडिशनल ब्लेड की बात की थी जिसका नाम था डाउ। कहां की है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में नॉर्मली हंटिंग के लिए है ना, डेली यूज के लिए एक चाकू का यूज किया जाता है, पारंपरिक चाकू जो कि मेटल का बना होता है, पीछे का जो हत्था होता है उसका वो पारंपरिक लकड़ियों से बनाया जाता है। तो ये ट्रेडिशनल ब्लेड है डाओ, जो कि अरुणाचल प्रदेश की है। इसे 2025 में अभी जीआई टैग दिया गया है, लास्ट वीक दिया गया था। फिर टुंगबुक और पुंटोंग पलित म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, 2 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इनके बारे में भी हमने पढ़ा था। ये भारत के सिक्किम में लेप्चा कम्युनिटी यूज करती है। लेप्चा कम्युनिटी में जो भी त्योहार आते हैं, जो भी उनके उत्सव होते हैं, जो भी अगर मैरिज फंक्शन है, तो वहां पर 2 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है सिक्किम में लेप्चा कम्युनिटी के द्वारा। एक है टुंगबुक और एक है पुंटोंग पलित म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इन दोनों को भी अभी जीआई टैग दिया गया था। और एक पन्ना की खान में मिलने वाले हीरे, पन्ना की खान आती है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला है, डायमंड सिटी कहलाता है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा हीरा वहीं देखने को मिलता है। तो जो पन्ना डायमंड है गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है ये एमपी में, तो मध्य प्रदेश के पन्ना डायमंड को जीआई टैग दिया गया है लास्ट वीक। तो इन तीनों को याद रखिएगा, है ना।
एलआईसी का नया एमडी किसे बनाया गया है? मैनेजिंग डायरेक्टर एलआईसी के, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, आप सभी को पता है। इसके हाल ही में नए एमडी बनाए गए हैं रामाकृष्णन चंदर। रामाकृष्णन चंदर नए एमडी बने। वैसे एलआईसी में आपको पता है एक होते हैं सीईओ और 4 अदर अधिकतम एमडी के पद पर किसी को अपॉइंट किया जा सकता है। अभी अगर हम बात करें तो रामाकृष्णन चंदर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एमडी बने। 4 एमडी होते तो इसमें से एक नियुक्त हुए हैं रामकृष्ण चंदर। सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है ना, ये सबसे ऊंची पोस्ट है चेयरमैन के नीचे, और उसके बाद एमडी की पद होती है। अगर हम चेयरमैन की बात करें तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं उनके हेड होते हैं, डिसीजन मेकर होते हैं चेयरमैन, ठीक है। फिर उनके नीचे आते हैं सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये चेयरमैन के नीचे की पोस्ट है। और फिर इनके नीचे आते हैं एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर। तो मैनेजिंग डायरेक्टर नॉर्मली एक एक सेगमेंट के मैनेज करने का काम करते हैं, एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में। तो एलआईसी में रामकृष्ण चंदर को हाल ही में एमडी नियुक्त किया गया। सीईओ और चेयरमैन के पद पर हैं आर दोराईस्वामी या दोराईस्वामी, ये सीईओ और चेयरमैन दोनों के पद पर हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडिया में पब्लिक सेक्टर की लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, सबसे बड़ी। 1 सितंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में देखने को मिलता है। आगे आइए, भारत में नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे हर साल कब मनाया जाता है? नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे, यह डे हर साल मनाया जाता है 2 दिसंबर को। पूरे इंडिया में पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए लोगों को अवेयर करना, लोग पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए काम करें, एनजीओस को अवेयर करना, लोगों को अवेयर करना कि पॉल्यूशन कंट्रोल किया जाना चाहिए, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य। अच्छा, इसका अगर हम हिस्ट्री देखें ना कि भाई 2 दिसंबर की डेट को क्यों चुना गया, तो इतिहास में एक डेट आती है 2-3 दिसंबर, ठीक है। ये एक डेट आती है 1984 का, ये टाइम पीरियड है। एक हादसा हुआ था, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हुआ था, वर्ल्ड के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल डिजास्टर में गिना जाता है मध्य प्रदेश के भोपाल में, भोपाल गैस त्रासदी, है ना। तो भोपाल गैस त्रासदी 2-3 दिसंबर की रात को हुई थी, मतलब 2 दिसंबर खत्म हुआ था, रात हुई और अगले दिन आने वाला था 3 दिसंबर। तो ये जो दोनों दिन के बीच का जो रात का टाइम है ना, भोपाल में एक प्लांट था यूनियन कार्बाइड का, वहां से एक गैस का रिसाव होता है रात में जिसका नाम है MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट, इस गैस का नाम है। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो कंपनी कौन थी? यूनियन कार्बाइड। और कौन सी गैस का रिसाव हुआ था भोपाल गैस त्रासदी में? तो मिथाइल आइसोसाइनेट का। ओके, 2-3 दिसंबर 1984 में। तो आपको पता है इंस्टेंट 1500 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी इस गैस के कारण भोपाल में, यूनियन कार्बाइड के आसपास। और लॉन्ग टर्म में देखें ना तो 15-20 हजार लोग मरे थे आगे चलकर इस गैस के कारण। तो गवर्नमेंट डेटा 1500 के आसपास का है और काफी सारे लोग मरे थे जो कि गवर्नमेंट के डेटा में दर्ज नहीं है। तो इसी डे की याद में मनाया जाता है नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे, 2 दिसंबर को हर साल। 2025 में सस्टेनेबल लिविंग फॉर अ ग्रीनर फ्यूचर, यह थीम रखी गई है नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे की। 1984 की भोपाल गैस ट्रेजेडी के याद में इसे मनाया जाता है। तो समझ में आ गया भोपाल गैस ट्रेजेडी क्या है या फिर हादसा क्या है? तो केमिकल एक्सीडेंट है, काफी लोगों की यहां पर मृत्यु हुई थी और कैसे हुआ था ये भी मैंने आपको समझा दिया है। कौन सी गैस लीक हुई थी ये भी आपको पता चल गया। 1 दिसंबर को एक और डे मनाया जाता है जिसका नाम है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स डे, मतलब BSF का फाउंडेशन डे भी 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर को BSF डे हो गया, फाउंडेशन डे, और 2 दिसंबर को हो गया नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। MSME को बढ़ावा देने के लिए INDEP किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है? INDEP जो कि एक एप्लीकेशन है, MSME माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस, है ना, सूक्ष्म मध्यम लघु, ये जो इंटरप्राइजेस है
उद्योग है, इनको बढ़ावा देने के लिए इंडेप नाम का एप्लीकेशन लॉन्च किया है नेशनल इंडस्ट्रीज ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा। आंसर भी हो जाएगा। देखिए, एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देना, एमएसएमई सेक्टर को सारी फैसिलिटी एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पे दी जा सके, इसीलिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। इंडिया में एमएसएमई के लिए इजी ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना, मतलब सेक्टर को बढ़ावा देना, डेवलपमेंट करना एमएसएमई सेक्टर का, ये इस एप्लीकेशन का मुख्य उद्देश्य है। एक प्रकार का मोबाइल एप्लीकेशन है। नेशनल इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट काउंसिल और 7 अलग अलग मिनिस्ट्रीज के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। देखिए, होगा क्या कि जो एमएसएमईज है उनको सारी इंफॉर्मेशन इस एक प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। जैसे उनको गवर्नमेंट से कोई हेल्प चाहिए, अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। एमएसएमई का कोई भी बिजनेस, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स चल रही है एमएसएमई की, उसके बारे में जानकारी इस एप्लीकेशन पर एमएसएमईज को मिल जाएगी, है ना। भारत में कहां कहां पर एमएसएमईज के लिए कौन कौन सी अनुकूल जगह है, कहां पर बिजनेस किया जा सकता है, कैसा माहौल है, कैसा इकोसिस्टम है, इनके बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी एक ही प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है इंड ऐप। डन। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में पूरे देश में एमएसएमईज को पता चल जाएगा। तो रजिस्टर करवाना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। यहां पर जिसने निकाला है, जिसने विकसित किया है, वो है नेशनल इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट काउंसिल। एक नॉन प्रॉफिट सोसाइटी है ये इंडिया की। सोसाइटी से रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860 के तहत इस सोसाइटी को रजिस्टर किया गया है। देश में एमएसएमईज के विकास के लिए ही यह संस्था काम करती है। एमएसएमई सेक्टर को बढ़ाना, रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देना इस संस्था का काम है। 2025 वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर किसे बनाया गया है या किसे घोषित किया गया? वर्ल्ड एथलीट्स नाम की संस्था ने 2025 के लिए वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर घोषित किए हैं। अलग अलग कैटेगरीज होती है, बहुत सारी कैटेगरीज है वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर में, लेकिन यहां पर 2 कैटेगरी जो मेन है वो है मेंस कैटेगरी और विमेंस कैटेगरी। तो हम उन दोनों कैटेगरी की बात कर लेते हैं। तो 2025 में वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर मेंस और विमेंस कैटेगरी में आर्मांड डुप्लेंटिस और सिडनी मैकलॉगिन लेवरॉन, इनका पूरा नाम है, थोड़ा सा पढ़ लेना, एक्सेंट थोड़ा सा अलग लगे तो, है ना, पॉज करके पढ़ लेना। तो आर्मांड और सिडनी, इन दोनों को दिया गया है मेंस और विमेंस कैटेगरी में वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर का अवार्ड। पहले क्या होता था कि ये मेंस और विमेंस कैटेगरी अलग अलग नहीं थी, पहले कुछ और कैटेगरी चलती थी, लेकिन 2023 में अलग से मेंस और विमेंस कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया गया। पहले एक ही चलती थी, पर 2023 में मेंस और विमेंस कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया गया। अब जो आर्मांड डुप्लेंटिस है ना, इन्होंने 2023 में जब पहली बार मेंस कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई, तो पहली बार 2023 में जो मेंस कैटेगरी का खिताब था वो भी इन्होंने ही जीता था। ये 3 बार अवार्ड जीत चुके हैं वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर का अवार्ड। अब काफी कैटेगरीज में दिए जाते हैं, लेकिन यहां पर हम मेंस और विमेंस कैटेगरी की बात करें तो आर्मांड डुप्लेंटिस स्वीडन से आते हैं, एक पोल वॉल्टर खिलाड़ी हैं। पोल वॉल्टर समझते ना, एक डंडा होता है, एक सीमा होती है, ऊपर भी एक डंडा लगा रहता है, और फिर उस जो बड़ा सा जो डंडा रहता है उसकी सहायता से कूदना होता है एक पर्टिकुलर ऊंचाई के उस पार। तो देखा होगा आपने, यहां पर मैं इमेज शो नहीं कर पाया आपको, नहीं तो आपको समझ में आ जाता। तो ये पोल वॉल्टर के खिलाड़ी हैं, आर्मांड डुप्लेंटिस स्वीडन के एक खिलाड़ी हैं, ठीक है। फिर सिडनी मैकलॉगलिन लेवरॉन यूएसए से आती है, हर्डलर और स्प्रिंटर की खिलाड़ी है। मतलब रेस होती है ना, हर्डल रेस एक तो वो, और एक स्प्रिंटर जिसमें 100 मीटर 200 मीटर की फास्ट रेस होती है, सबसे कम टाइम में विद इन सेकेंड में चेस करना होता है, जिसके उसेन बोल्ट खिलाड़ी है। तो इसकी खिलाड़ी है सिडनी। तो इन दोनों को दिया गया एथलीट्स ऑफ द ईयर का अवार्ड। तो अवार्ड इंटरनेशनल अवार्ड है, एथलीट्स की फील्ड के इंटरनेशनल प्लेयर को दिया जाता है। हर साल ये दिया जाता है, वर्ल्ड एथलेटिक्स इसे हर साल देता है, और पहली बार शुरुआत की गई थी 1988 में। सबसे ज्यादा बार ये जो एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड है ना, उसेन बोल्ट ने जीता है 6 बार। अब वर्ल्ड एथलीट्स की यहां पर बात हो रही है, तो एथलीट्स खेलों को गवर्न करने वाली इंटरनेशनल संस्था है।
18 जुलाई 1912 को स्थापना हुई है, मोनाको में इसका हेडक्वार्टर है और इसके अध्यक्ष सेबेस्टियन कॉय है जो कि इंग्लैंड से आते हैं। दिसंबर 2025 में अफ्रीका के किस देश में सैन्य तख्ता पलट हुआ है? पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है, छोटा सा देश है ना, जिसे कहा जाता है गिनी बिसाऊ। यह पश्चिमी अफ्रीका का देश है, गिनी बिसाऊ। इसमें अभी क्या हुआ है कि तख्ता पलट हो गया इस देश में, तो यह देश अभी सुर्खियों में था। ऑब्वियस सी बात है, अफ्रीका के जितने भी देशों में तख्ता पलट हो रहा है ना, जहां भी हो रहा है, सेना का मूवमेंट रहता है, सेना का हाथ रहता है, क्योंकि सेना पर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता, सेना यहां पर इंडिपेंडेंट होती है। तो अभी क्या हुआ है, जो गिनी बिसाऊ देश है, यहां पर आर्मी ने तख्ता पलट किया है। रीजन, इलेक्शन में होने वाली गड़बड़ी को बताया गया आर्मी के द्वारा। हुआ क्या कि यहां पर देखिए इलेक्शन हुए हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे गिनी बिसाऊ में। 23 नवंबर को इलेक्शन हुए, 27 नवंबर को इस इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही आर्मी की मूवमेंट यहां पर शुरू हो गई थी और इन्होंने क्या किया कि 27 नवंबर को जो रिजल्ट आ रहे थे उनको भी रोक दिया और मूवमेंट शुरू हुई आर्मी की। और अब फाइनली पूरी तरीके से आर्मी ने कैप्चर कर लिया है देश को, जिसका नाम है गिनी बिसाऊ। अब आर्मी के ही जनरल होटा इंटा एना मैन, ये इनका नाम है, एक बार फिर सुनो, होटा इंटा एना मैन, इनको गिनी बिसाऊ का प्रेसिडेंट बनाया गया। आर्मी के जनरल खुद ही बन गए और इन्होंने अपना प्राइम मिनिस्टर भी बना दिया है इलिडियाओ वियरा टी, अलग से नाम है ना, तो याद करने की जरूरत नहीं है, पर यह देश इंपॉर्टेंट है क्योंकि अफ्रीकी नक्शे में ऐसा भी कोई देश है और यहां पर भी कुछ चल रहा है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो गिनी बिसाऊ, ओके, यहां पर तख्ता पलट हुआ है। अगर आप मैप पर देखेंगे तो ये देखो पश्चिमी अफ्रीका के कोने पे आपको देखने को मिलेगा। इसकी जो बाउंड्री है ना गिनी बिसाऊ की, ये आप अगर यहाँ पे ग्रीन क्षेत्र देख रहे हैं तो दो देशों से इसकी बाउंड्री लगती है। इसके दक्षिण में हमको ग्वेना देखने को मिलता है, गिनी जिसे कहा जाता है, और उत्तर में आते हैं तो सेनेगल नाम का देश हमको यहां पर देखने को मिलता है। गिनी दक्षिण में है और उत्तर में सेनेगल, और पश्चिमी सीमा अटलांटिक ओशन से इसकी टच होती है। नाम देश का है गिनी बिसाऊ और बिसाऊ ही इसकी कैपिटल है। लास्ट क्वेश्चन, चर्चित संचार साथी ऐप को कब लॉन्च किया गया था? गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने एक अनाउंस किया है कि संचार साथी एप्लीकेशन अब सभी मोबाइल में इनबिल्ड आएगा। और यहां पर एक और चीज, इसे डिलीट नहीं किया जा सकता। गवर्नमेंट ने वैसे बाद में स्टैंड भी बदला है कि शायद डिलीट किया जा सकता है। जो भी इंफॉर्मेशन बाद में ऑफिशियली आएगी उस पर हम बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए जब ये अनाउंस किया गया था ना गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये इसमें कंडीशन रखी गई थी कि इनबिल्ड आएगा सभी मोबाइल में और इसे डिलीट नहीं किया जा सकता। जो इनिशियल लेवल पर गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट आया था उसमें यह प्रावधान था। संचार साथी एप्लीकेशन जो है ना वो 2023 में लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। ये इस उद्देश्य से लाया गया था कि मोबाइल में होने वाले फ्रॉड को रोका जा सके, मोबाइल के माध्यम से जो फ्रॉड होते हैं उसे रोका जा सके, हैक होने से बचाया जा सके, चोरी होने से बचाया जा सके। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने 2023 में संचार साथी एप्लीकेशन को इंट्रोड्यूस किया था। अब इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया है कि हर नए मोबाइल में अब संचार साथी एप्लीकेशन इंस्टॉल हुआ पहले से ही आएगा, इनबिल्ड आएगा। जैसे गूगल आता है ना, हम डिलीट नहीं कर सकते, वैसे संचार साथी एप्लीकेशन अब पहले से आएगा। हर नए मोबाइल में यह एप्लीकेशन होगा, इंस्टॉल्ड होगा। ऐप को डिसेबल या डिलीट नहीं किया जा सकता, ये जो इनिशियल लेवल पर है गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया था। मोबाइल कंपनी को इस ऑर्डर को 90 दिन में फॉलो करना पड़ेगा। तो ये संचार साथी एप्लीकेशन है। अपोजिशन ने काफी विरोध किया इसका, तो गवर्नमेंट का भी स्टैंड जो है थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है। लेट्स सी आगे क्या होता है, पर अभी के लिए संचार साथी एप्लीकेशन सुर्खियों में था। मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल है, फ्रॉड, आइडेंटिटी मिसयूज और मोबाइल की चोरी से बचाने के लिए इसे 16 मई 2023 को लाया गया था। इसे लाया गया था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा, है ना। तो यह है संचार साथी एप्लीकेशन, पहली बार 2023 में इंट्रोड्यूस किया गया। तो यहां पर 3 दिसंबर के हमारे सभी करंट अफेयर हो जाते हैं। डिटेल में हमने डिस्कस किए सारे करंट अफेयर। अब लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं हम। देखें, सुल्तान अजलान शाह कप में भारत ने कौन सा मेडल जीता है? सुल्तान अजलान शाह
हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। फिर आगे बढ़ते हैं। भारत के नए अर्थक्वेक जोनेशन मैप के अनुसार अब भारत में कितने भूकंप जोन हैं? तो इंडिया में अब भूकंप जोन की संख्या है 5। वनडे में सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है रोहित शर्मा ने। हाल ही में ऑपरेशन ईगल फोर्स किस लिए चलाया गया? तो नाइजीरियन ड्रग कार्टेल का भंडाफोड़ करने के लिए इसे चलाया गया था। भारत का पहला एकीकृत वित्तीय शहर कौन बना? फर्स्ट इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी बनी अमरावती, आंध्र प्रदेश। हाल ही में भारत को इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की काउंसिल में फिर से किस कार्यकाल के लिए चुना गया? तो यह 2026-27 के कार्यकाल के लिए इंडिया को चुना गया है। भारत द्वारा स्ट्रेंथनिंग बायोसिक्योरिटी ऑफ द ग्लोबल साउथ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस कन्वेंशन के तहत किया जा रहा है? तो यह है बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन। 1 दिसंबर को कौन सा राज्य अपना फाउंडेशन डे मनाता है? तो यह हो जाएगा नागालैंड। चर्चित पारंपरिक खेल मोह जुज किस राज्य में मनाया जाता है? इसे असम राज्य में मनाया जाता है। फिर लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या था? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स का नया चेयरमैन किसे बनाया गया? तो ये कौन बने? विवेक चतुर्वेदी। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के हमने रिवाइज कर लिए। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे आंसर ले लेते हैं। सरोजिनी नायडू की जयंती 13 फरवरी को नेशनल विमेंस डे के रूप में मनाया जाता है। फिर रेड रिवॉल्यूशन की बात करें तो यह मीट और टोमेटो प्रोडक्शन को बढ़ाने से संबंधित थी। भितरकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क ये दोनों भारत के ओडिशा राज्य में देखने को मिलते हैं। ये तीनों क्वेश्चन के आंसर सभी के लगभग सही आए थे। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे ध्यान से सुनो। मोहन श्याम शर्मा किससे संबंधित प्रसिद्ध संगीतकार हैं? प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट बुक के लेखक कौन है? बैकरैंक और कॉसलिंग शब्दावली किस खेल से संबंधित है या प्रयोग की जाती है? तो तीनों क्वेश्चन को आराम से नोट कीजिए, पॉज करके देख लीजिएगा, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर करके जाइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।